खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 8:36 हो रहे हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। आज नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम का नया शुमारा है, नए हफ्ते का आगाज हो चुका है। पीर का दिन है और दिसंबर की आज 19 तारीख है। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारी नज़र बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी खबरों पर रहती है। तरजीहात में हमारे नॉर्दर्न पार्ट सबसे ज़्यादा दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर हम नज़र रखते हैं। आज भी वो सिलसिला इसी तरीके से माजी की तरह बरकरार रहेगा। प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर आज बात होगी उनमें जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से कई अहम फैसले इंतजामिया की जानिब से जो लिए गए। एक और वादा इंतजामिया की जानिब से किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रेडियो प्रोग्राम के जरिए बात रखी, उसमें क्या खास चीज़ें रही और क्या तब्दीली का इम्कान है, ये डिटेल सारी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हमारे उन कीमती असासों की भी जो कुछ सरकार के पास हैं, कुछ क्या हैं तो सारे सरकार के पास, लेकिन कुछ पर नजर नहीं जा सकी है। कुछ एक तरफ आउटसोर्स करने का फैसला और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अहम असासे जो इंतजामिया को शायद इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ भी देखिए। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। इंतजामिया मकामी सतह पर भी कुछ फैसले ले रही है, इस पर भी तासुरात और साथ ही साथ कार्रवाइयां भी कुछ इलाकों में शुरू कर दी गई हैं। लद्दाख को लेकर एक बड़ा फैसला हुकूमत की जानिब से किया जा सकता है, वो क्या है, इम्कान क्या है। कुछ दिनों बाद एक काबीनी इजलास के अंदर ये फैसला हो सकता है। बात खेल के मैदान से भी आपको बताएंगे। रात से जश्न की तस्वीरें जो दोहा कतर से सामने आ रही हैं फीफा वर्ल्ड कप की, उस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। किस खिलाड़ी को क्या मिला, किस खिलाड़ी का आगाज कैसे हुआ और टूर्नामेंट का इख्ताम कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा जो कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों में आज शामिल रहेगा, दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो हथियारों की एक तरह से रेस लगी हुई है, सबसे आगे कौन जाएगा, सबसे पहला नंबर किसका रहेगा। कोरिया ने एक और टेस्ट कर दिया है, डिटेल्स थोड़ी देर में, क्योंकि इसके बाद हंगामा मुख्तलिफ मालिक के अंदर मचा है, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ सड़क हादसा के हवाले से और दीगर मौज़ूआत भी हमारे सामने हैं। एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक। दिसंबर की आज 19 तारीख है और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे क्या है। आज पीर का दिन है 19 तारीख में। आज का दिन खास क्यों है, क्यों बताना इस पर जरूरी है, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। गौहर कुछ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया से प्रशीत। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 19 दिसंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद मालूमात, चंद वाकयात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज 19 दिसंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या हुआ। साल 1941 में यानी कि आज ही के दिन दूसरी आलमी जंग के दौरान एडोल्फ हिटलर जर्मनी फौज के सरबराह बने। और साल 1950 में आज ही के दिन 19 दिसंबर 1950 में तिब्बत के मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने चीन के हमले के बाद हिजरत की। और आज ही के दिन 19 दिसंबर साल 1978 में फ्रांस ने एटमी तजुर्बा किया है। और आज ही के दिन साल 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में सदारती रेफरेंडम करवाने के बाद ही वो सदर बने और 5 साल तक वो सदर बने। उन्होंने इस हवाले से ऐलान किया, पहले रेफरेंडम करवाया, उसके बाद ही वो सदर बने 5 साल के लिए। और आज ही के दिन 19 दिसंबर साल 1998 में अमरीकी और बरतानवी फौजियों की इराक पर 4 रोज़ा बमबारी का इख्तिताम हुआ। और आज ही के दिन साल 1984 में 19 दिसंबर 1984 में बरतानिया और चीन का हांगकांग को खुद मुख्तारी देने का माहदा हुआ। और आज ही के दिन साल 1998 में अमरीकी और बरतानवी फौजियों की इराक पर 4 रोज़ा बमबारी। और आज ही के दिन साल 1997 में जनूबी कोरिया के कम दांग जंग ने सदारती इंतखाबात में फतह हासिल की, वो आज ही का दिन था। और दिन साल था 1997 और दिन 19 दिसंबर। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात तारीख में आज के दिन के हवाले से। 19 दिसंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपके सामने रखा है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रजी। चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का इस अहम खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर इस साल 2022 में जिस तरीके से सड़क हादसा की हमारे सामने लंबी फहरिस्त रही, कई कीमती जानें ज़ाया हुई, ये सिलसिला इन आखिरी लम्हात में भी जारी है। और करगिल से इस वक्त बड़ी खबर है कि जहां पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई,
पंजला संस्कार के मकाम पर। देर रात ये सड़क हादसा हुआ। एक मुसाफिर की मौत हुई है जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं इस एक ही गाड़ी में। DL3CBX 1444 ये गाड़ी का नंबर था, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी और जंस्कार से करगिल जा रही थी। और बताया जाता है कि पंजला के मकाम पर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और गहरी खाई में चली गई। इसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD और बताया जाता है कि बाकी 3 जो है इतलात के मुताबिक ये लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर हैं जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD में काम करते हैं। 3 लोग जिनको बाकी माइनर इंजरीज आई हैं एक्सीडेंट में और एक कैजुअल लेबर की मौत हुई है, इस तरह की इतलात हैं। साथ ही साथ इतलात मिलने के बाद पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची, सभी जख्मियों को अस्पताल की तरफ से ले जाया गया। और अब्दुल अजीज तारसुरू करगिल का रहने वाला था जिसकी इस हादसे में मौत हुई, कैजुअल लेबर था। और बताया जाता है कि जो लोग जख्मी हुए उनमें काचू मुमताज, इनायत अली, मोहम्मद तारिक, ये 3 लोग जख्मी हुए हैं। और करगिल पुलिस ने अब केस भी रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है। पंजला के मकाम पर जंस्कार से करगिल जाते हुए ये फॉर्च्यूनर हादसे का शिकार हुई। एक शख्स जो क्रिटिकली जख्मी हुआ था इसकी मौत हो जाती है, जिसकी शनाख्त हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब्दुल अजीज के तौर पर हुई। तारसुरू गांव का रहने वाला था और जो इनिशियल डिटेल्स हैं ऑन स्पॉट इस कैजुअल लेबरर की मौत हुई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ये तमाम लोग थे और 3 दीगर लोग जख्मी हुए जिन्हें रात देर गए। चूंकि सर्द रातें हैं, हादसा के बाद ऑपरेशन चलाने में सबसे बड़ा जो एक बड़ा चैलेंज रहता है, मुश्किलात काफी ज्यादा रहती है। तो ये सिलसिला इस तरीके से चला है। करगिल के अंदर हादसा हुआ है और 1444 जो गाड़ी का नंबर था हादसे का शिकार हुई है और एक शख्स की मौत करगिल जंस्कार रोड पर, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं। 3 बाकी जख्मी जो हैं जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, इनायत अली, तारिक और काचू मुमताज। लेकिन अब्दुल अजीज नामी एक कैजुअल लेबरर की मौके पर ही मौत हो गई है इस सड़क हादसे में। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक अहम फैसले की पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कुछ अहम ऐसे असासे हैं या ऐसी जायदादें हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास जिनको आउटसोर्स करने के लिए सरकार ने एक मंसूबा बनाया है। आउटसोर्स करने का मकसद किसी तीसरी कंपनी को या किसी तीसरी या थर्ड पार्टी को देने के बाद जो इनकम जनरेशन होगी उसमें इजाफे के साथ इंतजामिया ये मानती रही कि जो बिलखुसूस सयाती इमलाक है उनको ज़ैली कॉन्ट्रैक्ट पर देने से हमारी जो आमदनी है जो इस वक्त काफी कम है, इंतजामिया के मुताबिक वो बढ़ेगी। और अब हमारी इतलात के मुताबिक इंतजामिया ने काम शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में 14 ऐसी जायदादें हैं जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKTDC की हैं। इन 14 की 14 जायदादों को अलग अलग जगहों पर ये जो इमलाक है इनको आउटसोर्स करने के लिए सरकार ने बाकायदा प्लान बना लिया है और सरकार इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या इस मंसूबे के तहत काम कर रही है। और इस सिलसिले में जराए के मुताबिक कि बहुत सारे लोग जो दिलचस्पी रखते हों या आउटसोर्सिंग का जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो इसमें वो तमाम लोग या इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आ सकते हैं इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं या जो तय कवायद के मुताबिक, शराइत के मुताबिक जो हुकाम की जानिब से रखी गई है इन 14 जायदादों को आउटसोर्स करने के लिए, उसके मुताबिक जो लोग अपनी लवाजमात पूरी करेंगे उनको या इंतजामिया की जानिब से ये इमलाक जो है वो दिए जाएंगे, उनके हवाले किए जाएंगे। लेकिन हुकूमत मानती है कि सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त बहुत लो है, रेवेन्यू काफी कम है, इसको बढ़ाने का हमारा मकसद है जो इसके पीछे का तर्क है। इस पर और क्या डिटेल्स हैं, हिलाल हंजूरी हमारे साथ श्रीनगर से कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, क्या सिर्फ यही मकसद है कि सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है या इनकम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी मजीद जनरेशन के लिए कदम ये उठाया गया है और फहरिस्त में कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के है, ये जो अभी 13-14 जायदादें हैं, क्या कुछ मजीद इतलात है? देखिए आसिफ, 2 चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार इसको आउटसोर्स कर रही है जी। क्योंकि सरकार जब आउटसोर्स किसी चीज को करेगी तो फिर जब इसको कोई दूसरी कंपनी, कोई प्राइवेट फर्म उसको लेगी, टेकअप करेगी, तो फिर कैसे वो रिजल्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे वो फिर जब ये किसी दूसरे के हाथ में लगेगा तो फिर कैसे यहां से आमदनी जो है वो हासिल की जा सकती है और सरकार क्यों नहीं कर सकती, ये एक ऐसा सवाल है।
जिसमें मैं कहता हूं कि दो चीजें हैं। एक तो सरकार का फेलियर कि वो इन जायदादों को ठीक तरह से चलाने में नाकाम रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह जेके सीमेंट्स के साथ हुआ है। और उसी तरह इन जायदादों के साथ भी, चूंकि जो मेरी इस हवाले से इतलात है, ये 14 जायदादों में से 9 जम्मू से हैं और 5 कश्मीर वादी से हैं, जहां तक मेरी इतलात है, जहां तक जराए इस हवाले से साथ दे रहे हैं। और इसमें ज्यादा होटल्स हैं जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हैं और यहां पर अभी तक चल रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो मैन पावर है इस डिपार्टमेंट के पास या इस कॉर्पोरेशन के पास, वो बहुत कम है और कॉर्पोरेशन मैन पावर को जनरेट नहीं करना चाहती। हालांकि दूसरों को यह सबक पढ़ाया जाता है कि आप जॉब जो है वो क्रिएट करें, लेकिन सरकार खुद क्रिएट नहीं करती है, जबकि उनके पास एवेन्यूज हैं, उनके पास होटल्स हैं जहां पर वो रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर सरकारी स्तर पर जेकेटीडीसी जो है वो नए लोगों को रिक्रूट नहीं करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने इसे आउटसोर्स किया और इससे फाइनेंशियल बोझ करा दिया है। तो अब इस तरह से 14 लोकेशंस ऐसे हैं, 14 होटल ऐसे हैं जो जम्मू, कुद और उसके साथ साथ पट्टी टॉप, गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर है, जिन्हें अब आउटसोर्स किया जा रहा है और बाज़ाती तौर पर प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। और बहुत जल्द इस हवाले से एक खबर आ जाएगी या बड़ा कोई हतमी ऐलान हो जाएगा जब आप ये सुनेंगे कि ये जो होटल्स है ये कुछ मकामी, कुछ मुल्की और कुछ हो सकता है कि गैर मुल्की लोगों ने भी इसे अब टेक ओवर किया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से जो है हाथ छुड़ाकर अब उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिसे पीपीपी मोड बोलते हैं, उसके तहत इसे आउटसोर्स किया है। तो क्या ये जो इन्वेस्टर्स जिनको मदऊ किया गया है, इनकी कोई फहरिस्त किसी ने अभी तक दिलचस्पी जाहिर की है या अभी प्रोसेस शुरू होना है? नहीं, ये बिल्कुल इस हवाले से जो दरख्वास्तें हैं वो जमा हो चुकी हैं जी, क्योंकि 15 दिसंबर तक का टाइम था इसे, जब आपने यहाँ दरख्वास्तें जमा करनी थी और जो इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने इस हवाले से पहल शुरू की होगी और मेरे ख्याल से अब खत्म की होगी। अब स्क्रूटनी होगी बाज़ाती तौर पर सरकारी स्तर पर कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसने जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया है, तो उसी की बुनियाद पर अब इसे आउटसोर्स किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ये बड़ी खबर है, पिछले दिनों की हमारे सामने जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें एक ये भी कि जेके सीमेंट्स का जो हाल हुआ उसी तर्ज पर शायद इस वक्त भी ये काम चल पड़ा है। लेकिन सरकार का जो तर्क है उसको अगर सही माने तो आमदनी काफ़ी कम है। अब ये जो सोर्सेज हैं इनमें 14 की फहरिस्त जो है टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज से जुड़े हुए हैं। जराए जो बता रहे हैं और हिलाल भी बता रहे थे कि ये कंफर्म हो रहा है कि 9 इनमें से 14 में से जम्मू प्रोविंस से है, बाकी जो है कश्मीर वादी से है। टूरिज्म की बात हो रही है तो गौर आपको बताएंगे कि सयाहत को या मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए जम्मू प्रोविंस के अंदर एक और फैसला श्राइन बोर्ड ने भी लिया। जी हाँ नाज़रीन, बात कर रहे हैं जहां हम जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। कटरा में श्राइन बोर्ड का एक अहम फैसला, यात्रियों के लिए RFID कार्ड लाजमी करार दिया गया है और साथ ही साथ सफर मुकम्मल करने के बाद ही वापस न आने पर जुर्माना भी, यानी कि वो कार्ड अगर वो वापस ना करें तो उसके हवाले से उन्हें जुर्माना भी आयद करना पड़ेगा। ये इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की जानिब से फैसला लिया गया है कि जो नए साल की आमद पर, क्योंकि अब नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, अकीदतमंदों के लिए हुजूम को कंट्रोल करने के लिए ये श्राइन बोर्ड की जानिब से ये फैसला लिया गया। अहम फैसला, क्योंकि गुज़िश्ता हमने देखा है कि साल के शुरू होते ही एक हादसा पेश आया था कटरा माता वैष्णो देवी के दौरान, जहां पर कई लोगों की मौत भी हुई है और उस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए अब श्राइन बोर्ड की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक कार्ड जो फराम किया जाएगा, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के नाम से, यानी कि RFID कार्ड, वो उन्हें दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही बिना उसके उन्हें वहां से निकलने की इजाज़त भी नहीं होगी। और जब वो अकीदत उनकी जो यात्रा मुकम्मल होगी तो यात्रा मुकम्मल होने के बाद उन्हें वो कार्ड वापस लौटाना होगा और कार्ड अगर वो ना वापस लौटाएंगे तो उनके खिलाफ जुर्माना भी आयद होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये श्राइन बोर्ड की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। इसमें लगातार जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, कहा गया कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनर्स के जरिए और साथ ही साथ अगर कोई, यानी ये वही RFID कार्ड है जो आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को दिया गया था, इससे 2 चीजें ट्रैक होंगी।
आपने एग्जैक्ट लोकेशन जो अभी अगर कोई इस पे अपनी लोकेशन भी गलत बता रहा तो इस कार्ड के जरिए सही पता चल जाएगी। और दूसरा, जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं भवन के अंदर, जहां पर सबसे पहली आपकी एंट्री होती है भवन से, जब आप ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहां से आपकी मूवमेंट कितने एरियाज के अंदर हुई है, और क्या जो रास्ता तय था मुकर्रर रास्तों के ऊपर से आप गए या कोई खुद से अपना रास्ता भी तब्दील किया। इसके अलावा माता वैष्णो देवी की जो जिम्मेदारान है, RFID कार्ड के बगैर अगर कोई यात्री पाया गया तो उसको कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। तहकीकात भी इसमें शुरू हो सकती हैं, कोई भी इसके बिना यात्रा नहीं कर सकेगा। जब आप एक बार भवन में दाखिल होगे तो आपके पास कार्ड होना लाजमी है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं, कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब आपने कार्ड एक बार लिया है, दर्शन करके वापस आ गए, वो कार्ड वापस भी अगर नहीं किया गया तो तब भी आप पकड़े जाएंगे। इस सूरत में अगर आप पकड़े जाते हैं, आप कार्ड अपने पास छुपा कर रखते हैं, तो आप पर जुर्माना आयद हो सकता है और कार्रवाई तय कवानीन के मुताबिक होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और कहीं पर भी ओवर क्राउडिंग को अलो नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक हादसा पेश आया था, भगदड़ मचने के बाद 15 लोगों की तकरीबन मौत हुई थी। उस हादसे के बाद से इस भीड़ को कम कैसे किए जाए, उनमें से बहुत सारे इकदाम जो सरकारी सतह पर उठाए गए, श्राइन बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारियां थी। तो ये भी एक अहम फैसला है जिसके तहत कहा जा रहा है कि जो रूट्स हैं या बिल्डिंग्स में लोग हैं, वहां पर किसी भी तरीके से किसी को बड़ी तादाद में इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई हादसा इस तरीके से पेश ना आए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उन तमाम लोगों पर जो RFID यात्रा कार्ड है, यात्रा मुकम्मल करने के बाद ये कार्ड मुतलका हुकाम को वापस नहीं करेंगे, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि कार्ड्स उनके वापस लेकर फाइन भी उन पर होगा। और बिना किसी भी यात्री को RFID कार्ड के अलावा या इसके बिना अगर आप सफर कर रहे हैं तो उसको इजाजत नहीं होगी। उसकी अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पाया गया तो उसके सफर को कैंसिल कर दिया जाएगा। अंशुल गर्ग CEO हैं श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से इस सिलसिले में बयान भी जारी कर दिया गया है। तो तमाम लोग जो यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, जो वहां से फिर दर्शन के लिए निकलते हैं, अगर आपने यात्रा सक्सेसफुल बनानी है, सफलतापूर्वक संपन्न करनी है, कामयाबी के साथ करनी है, तो फिर आपके पास कार्ड होना लाजमी है। और ये कार्ड आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाएंगे, वहां पर भी डिटेल्स आपके लिए सारी मिलेंगी आसानी से। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके पास कार्ड नहीं होता, आप सफर पर चले जाते हैं, जुर्माना तो जुर्माना, लेकिन साथ ही आपका जो प्रोसेस है पूरा ट्रैवलिंग का, जो यात्रा आप कर रहे हैं, उसको आधे रास्ते में रोककर आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी खबरें बताएंगे। लद्दाख को लेकर एक बड़ा फैसला कुछ दिनों के बाद आ सकता है, इस पर डिटेल्स आपके सामने। और बात जम्मू कश्मीर के वस्ती इलाकों की भी करेंगे, जहां पर इंतजामिया पर कुछ सवाल उठे।